तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। सचिन भाई, यहाँ सेब की खेती होती है। जी बिल्कुल। पिछले साल सेब की हार्वेस्टिंग कैसी रही? ऑलमोस्ट वैसे अच्छी रही, पर थोड़े सा वेदर का कंडीशन रही। वेदर कंडीशन कुछ सही नहीं थी। जैसे कि मतलब लगातार बारिश होती रही, तो मतलब वो क्वालिटी फ्रूट नहीं बन पाया जो पहले वैसे बनता था। अच्छा जी। इस साल कैसा रहा और इस साल कैसी उम्मीद है आपको? इस साल देखो, जैसे मतलब अभी विंटर था तो स्नोफॉल कम हुआ है। तो अगर स्नोफॉल कम होता है तो चांसेस सेब के कम रहते हैं। अच्छा। तो इसके लिए मतलब यही है कि जैसे आपका विंटर चल रहा है तो विंटर में अगर अच्छी खासी स्नोफॉल हो जाए तो चांसेस अच्छे रहते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आगे अब वेदर कैसे जाता है, क्या होता है। अब तक का जो मौसम रहा है उससे क्या उम्मीद है आपको? मतलब अभी का मौसम वैसे काफ़ी ड्राई गया है, तो मतलब इसमें लगता है कि शायद कुछ सेब का इस साल अच्छी प्रोडक्शन नहीं होगी। यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिससे आपको इनकम होती है, एक तो टूरिस्ट हाँ जी, और एक सेब। जी। टूरिस्ट पे आने वाले मतलब पिछले साल में और इस साल में क्या फ़र्क पड़ा है आपको? क्या लगता है? इस साल काफ़ी फ़र्क रहा है। काफ़ी पिछली बार काफ़ी क्राउड था, तो इस साल मतलब ये मानो कि आपका 40% के आसपास से टूरिस्ट रहा होगा पिछले साल के मुताबिक। फ़र्क कैसे फ़र्क पड़ता है? किस मौसम में या किस सिचुएशन में टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा आते हैं और किस सिचुएशन में नहीं आते हैं? देखिए, अगर जैसे आपका विंटर है, जो हमारा विंटर सीजन चलता है, उसमें अगर अर्ली स्नोफॉल हो जाए, लाइक जैसे दिसंबर में हो गया, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस बार जो स्नोफॉल है वो काफ़ी लेट हुआ, आई थिंक 23 जैन के आसपास। तो उस करके शायद क्राउड कम रहा होगा। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपकी छुट्टियाँ है तो न्यू ईयर के टाइम काफ़ी रहती है, तो फुटफॉल ज़्यादा रहता है। और मैक्सिमम लोग चाहते हैं विंटर में कि हम अपना स्नोफॉल देखें, तो स्नो थी नहीं। अच्छा। तो अभी मतलब अभी स्नोफॉल मतलब स्नो है, पर अभी फुटफॉल कम है। अच्छा जी। स्नो तो अभी तक भी है, और ये कब तक पूरी पिघल जाएगी जो यहाँ पे स्नो है? ये मान लो आप 10-15 दिन लास्ट 10 या 15। हाँ और ये कितने दिन से पिघलना शुरू हुई है अभी? ये इसको वैसे जो लास्ट स्नोफॉल हुआ था तकरीबन 1 मंथ पहले। अच्छा। हाँ, मतलब 1 महीने पहले से ये जमा हुआ है और हाँ, जी जी। और 1 महीने से ये पूरी बर्फ पिघल नहीं पाई है, और धूप आज ही 1-2 दिन से निकल रही है या रोज निकलती है? एक्चुअल में क्या, धूप तो वैसे डेली निकल रही है। हाँ। जैसे ये फॉरेस्ट वाला एरिया है, जैसे आप देख रहे हो कि इतना घना जंगल है, तो प्रॉपर सनलाइट स्नो पे नहीं पड़ रही है। अच्छा। इसी कारण ये स्नो अभी तक रही हुई है। अच्छा जी। अच्छा, आपके बचपन में भी नारकंडा होगा और अभी भी, और बचपन से और अब में टूरिज्म में सबसे पहले आप मुझे बताओ कि टूरिज्म में क्या फ़र्क आया है? हाँ, देखिए जैसे जैसे वेदर कंडीशन चेंज हो रही है तो मतलब हर चीज़ में फ़र्क पड़ रहा है। तो मतलब किसी टाइम में ये था कि नारकंडा में जो हमारा हाटू पीक है 15-15 फीट 20-20 फीट बर्फ़ होती थी। तो अभी तकरीबन अभी जो हम भी देख रहे हैं तो अब यही है कि चलो जैसे अभी लास्ट स्नोफॉल हुआ है 3 या 4 फीट हुआ है, और अभी भी जो स्नोफॉल हुआ है 23 जनवरी को, तो यही तकरीबन आपका 3-4 फीट बर्फ़ पड़ी है। तो और वही बर्फ़ अभी तक चल रही है। मतलब आप देख लो कि किसी टाइम 20 फीट तक बर्फ़ जमा हो जाती थी और अभी 4 फीट में ये स्थिर हो गई है, मतलब कम हो रहा है। इसके लिए आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको मानते हो? देखो, जो ये पॉल्यूशन है, मैं इसको सबसे बड़ा कारण मानता हूँ, क्योंकि पॉल्यूशन अब इतना हो गया। अब देख लो आप कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे निकल रही है। मतलब है तो सब कुछ है कि जैसे चलो टूरिज़्म है, नॉर्मल सी बात है कि गाड़ियाँ भी बढ़ेगी। हमारी जो मतलब जो भी खेती बाड़ी है वो भी सारी मशीनरियों से चल रही है, तो पॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है। मतलब पहले क्या होता था कि मैनुअली काम होता था, तो अब क्या है, अब सारी जो भी काम है वो सारा मशीनों से हो रहा है। तो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं है। कोई कूड़ा कचरा फेंक रहा है इधर उधर। आप टूरिस्ट को बोलते नहीं हो कि देखो आप इसको साफ रखोगे तो आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छा रहेगा? अब हम तो बोलते हैं, हम गाइड कर रहे हैं कि आप ऐसा ना कीजिए। वही बात है कि चलो जिसने तो सुनना है वो तो सुन लेगा। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत ही ऐसी होती है कि चलो यहाँ सुन लिया, आगे जाके फिर वही कर दिया। आपको कैसा फील होता है? एक तरफ तो आप बिजनेस भी लेते हो, सर, क्या है दूसरी कि तरफ इस पे एक चीज़ है, हम भी मतलब ये चाहते हैं कि ये मतलब जैसा माहौल हमें मिला है आगे भी मतलब ऐसा ही मिले। हमारे जो बच्चे हैं वो भी मतलब इसी तरह का देखे कि जैसे हमने इसको देखा हुआ है, साफ़ सुथरी। तो मतलब जैसे हमारा ये भी एडवेंचर का काम चलता है, तो जब हम इसको क्लोज करते हैं तो हम पूरा हाटू पीक से लेकर नारकंडा तक पूरी सफाई करते हैं। मतलब जितना भी कूड़ा है वो हम सब इकट्ठा करते हैं। मतलब बिना एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होता, और आप अपनी मेहनत से करते हो? जी, अपनी मेहनत से हम ये पूरा साफ करते हैं, ताकि ये मतलब वही है कि अपने जो आने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हम उनके हाथों में दें। तो फिर आपको कभी दुख भी होता होगा इस बात को लेकर कि हम साफ़ करते हैं और लोग आके यहाँ पे गंदा करके चले जाते हैं? चलो सर, फिर वो वही बात है कि चलो कहीं ना कहीं हम भी ये सोचते हैं कि चलो हमारी इनकम भी जनरेट हो रही है।
वो भी चलो हमारा चल रहा है। पर वही बात है कि चलो लोग मतलब कचरा फेंक के जा रहे हैं। अब बचे क्या है, मतलब इंडिया में क्या बचा है, सिर्फ आपके पास पहाड़ बचे हैं जहाँ पे आप अच्छे से सांस ले सकते हो। शहरों की हालात सबको पता है। अच्छा, अब सेब के कल्टीवेशन में आपके बचपन से लेके अभी तक क्या फ़र्क आता है? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्वालिटी में क्या क्या फ़र्क आपको दिखता है पहले से और अब में? देखिए, क्वालिटी में एक चीज़ है कि जैसे पहले होता था कि मतलब वैरायटियाँ बहुत कम थी। अभी क्या हो गया है कि मतलब जैसे आप फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी वैरायटियाँ है, मतलब वैरायटियाँ बहुत हो गई है। सेब में मतलब ये नहीं है कि लाल है तो वो एक ही है। पहले क्या होता था, रॉयल होता था, रेड होता था, मतलब मान के चलो गिन के कि 8-10 वैरायटियाँ होती थी। तो अभी ये हो गया कि कम से कम 200, 250, 300 वैरायटियाँ हो गई है। तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लगाए क्या ना लगाए। अब चलो जो तो इम्पोर्ट कर रहा है प्लांट को, अब लोग तो ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ ये सही है। उसमें एलिवेशन का हिसाब होता है कि कौन से एलिवेशन पे कौन सा प्लांट लगेगा। मेन थी रॉयल डिलीशियस, लोग उससे हट रहे हैं। गोल्डन डिलीशियस या रॉयल डिलीशियस? रॉयल। अच्छा, गोल्डन के बारे में आप क्या कहोगे? मतलब वो ऐसा माना जाता है, देखिए गोल्डन जो है, जो गोल्डन सेब है उसका क्या होता है, वो हमारे पॉलिनाइजर होता है। मतलब कि वो दूसरे सेबों को लगाता है, मतलब पॉलिनेशन करता है वो। अच्छा। वो पॉलिनेशन के लिए यूज करते हैं उसको। अच्छा। तो मार्केट में अच्छा बिकता है। अब जिसको नॉलेज नहीं है कि गोल्डन क्या है, रॉयल क्या है, अब आप भी हो, आपके लिए लाल सेब है तो वो सारा एक ही। अब जो भी सेब के प्लांट है वो सब अर्ली वाले हो गए। अब लोग चाह रहे हैं कि मैं आज पौधा लगाऊं और 2-3 साल बाद मैं उससे रिवर्स ले लूं। पहले क्या होता था कि पहले आपका रॉयल डिलीशियस है वो आराम से चलता था, मान लीजिए आप 10, 15, 20 साल, ठीक है। उसके बाद वो फिर फ्रूट देना शुरू करता था और बिगर प्लांट होता था। अभी क्या हो गया, अभी ये वही है कि भाई मैं लगा रहा हूँ और मैं ही इसको खाऊंगा। मतलब पहले ये होता था कि चलो अगर मैं लगा रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी ले, उसके बच्चे भी ले, मतलब कि 50, 60, 70 साल पेड़ आराम से चलता था। और अब ये नया वाला जो पेड़, जो नई वैरायटी इंपोर्ट हो रही है दूसरे देशों से, वो ज़्यादा नहीं चलती हैं क्या? ज़्यादा देखिए सर, 10 से 12, 12 से 15 साल मैक्सिमम। अच्छा। प्लांट होगा आपका 10 फीट। हमारा पहले चलता था सीडलिंग में, अभी जो है ये रूट स्टॉक आई है जो नई, तो रूट स्टॉक पे चल रहा है। अच्छा, सरकार की तरफ से इस खेती के लिए क्या क्या ग्रांट्स, क्या क्या मदद आपको दी जाती है? सर देखिए, पहले तो बहुत कुछ होता था कि चलो ठीक है, आपको जैसे दवाइयाँ है, खाद है, सब कुछ प्रोवाइड होता था। तो अभी मतलब सब कुछ है, सब्सिडियाँ काफ़ी कम कर दी है। तो मतलब पहले तो ऐसे होता था कि इनकी अपने उस पर मिलती थी, ये हमारे को ब्लॉक से देते थे दवाइयाँ, अभी वो भी कुछ नहीं मिल रही है। तो मतलब अपने से ही है, जो भी है आप मार्केट से परचेज़ करो। तो अगर पहले आपको गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें मिलती थी, फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये बंद क्यों, इसका क्या कारण रहा? अब सर इसका तो कह नहीं सकते, आपको बताया पॉलिटिकली क्या चलता है क्या नहीं चलता है। एक सरकार आएगी वो कुछ करेगी, दूसरी आएगी वो कुछ करेगी, तो मतलब वो सारी चीज़ें है कि अभी तक जो हम भी देख रहे हैं, मतलब किसानों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सर प्रॉपर आपको मतलब सर्विस मिल जाए, जैसे कि आपका दवाइयाँ होगी, रोड कंडीशंस अच्छे हो गए, ठीक है, और लोगों को अवेयरनेस के कैंप लगे कि मतलब अवेयर करे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को नहीं है पता कि क्या चीज़ है, कैसे होती है, खेती बाड़ी है। अब मतलब वही है कि जैसे फॉरेन से आ रही है, वैरायटीज़ आ रही है, ठीक है, यहाँ पे लोकल्स को इतना नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे, मतलब इसको कैसे करना है, मतलब बगीचा कैसे चलेगा, क्या करना है, क्या मेरे को डालना है, फर्टिलाइज़र क्या चलेंगे, कैसे खाद डालनी है, कब डालनी है। तो उस चीज़ के मतलब कैंपेनिंग होनी चाहिए कि चलो ठीक है, लोगों को बताए कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये ऐसे करनी है। तो इस तरह के अगर कुछ हो तो स्टोन फ्रूट भी काफ़ी निकलता है। चेरी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, नारकंडा सराउंडिंग में चेरी बहुत निकलती है, ठीक है। तो दिक्कत तो वही है कि वेदर कंडीशन कुछ सही नहीं जा रही है। जैसे ज़्यादा बारिश हो रही है तो स्टोन फ्रूट ख़राब हो जाता है। चेरी के लिए भी वही है कि अगर ज़्यादा बारिश होगी चेरी ख़राब हो जाती है। तो दिक्कत ये है कि मतलब वेदर कंडीशन वैसी नहीं रही है, तो मतलब लोगों को फिर वही है कि कुछ ना कुछ अल्टरनेट रास्ता निकालना पड़ेगा। यही नहीं है कि आप डिपेंड रहो कि खेती पे ही डिपेंड रहो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब टूरिज़्म है, चलो ये भी चल रहा है साथ साथ में। साल में कितने महीने चल जाता है टूरिज़्म? वैसे यहाँ पे विंटर अच्छा चलता है, समर भी अच्छा चलता है, क्योंकि मौसम यहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ठंड रहती है। अब नीचे अगर गर्मी हो रही है तो लोग आते हैं, ऐसा नहीं है, पर कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ तो चाहिए। आपने देखना शिमला से नारकंडा के बीच रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। हाँ, काफ़ी टूटा हुआ है। और नेशनल हाईवे है और ये बॉर्डर के लिए कनेक्टेड है। नेशनल हाईवे 5 है और बॉर्डर कनेक्टेड रोड है, तो इसी के ये हाल है। अब जहाँ पे आप 1 से 1.5 घंटे में पहुँचते हो वहाँ 3 घंटे लग रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब आप भी आए हो, आपने ट्रैवल करा है यहाँ तक, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि यार मैं कहीं डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। मेन सबसे पहले क्या है, रोड्स तो बंदा देखता ही है। अब नेशनल हाईवे अगर
कि ये हाल है, तो आप सोचो कि लिंक रोड के क्या हाल होंगे। फसल जब खराब हो जाती है तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपनसेशन मिलती है आपको? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर फसल ख़राब हो रही है तो हो रही है, उसका गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। वो बाद में जो हमारा ख़राब सेब होता है वो ख़रीदते हैं, वो भी बोरी में भर के 10 रुपये केजी। अब आप बताइए कि 10 रुपये केजी अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसमें बगीचे का खर्चा निकलता है क्या? मुझे पता नहीं है, बगीचे का अब खर्चा देखिए, आप ये उसमें बताओ खर्चे तो कि- बहुत है। आप प्रूनिंग करोगे सेब की, आपको फिर उसका तौलिया बनाना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा उसको, आपको 3-4 बार खाद डालनी पड़ेगी, गोबर डालना पड़ेगा, स्प्रे करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। 1 लाख रुपए के सेब के प्रोडक्शन के लिए आपकी लागत कितनी लगती है? ये मान के चलिए उसमें आपका 50,000 रुपये तो आपका खर्चा है। 50 भी नहीं होगा, 60-70 हज़ार रुपये तो खर्चा ही आ जाएगा, जो आपको मेहनत करनी है। 60-70 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा 1 लाख रुपए के सेल के प्रोडक्शन में। अगर सेब खराब हो जाता तो ये मान लीजिए कि आप जेब से दे रहे हो। तो उस समय जब जेब से देते हो तो फिर कैसे चलता है यहाँ पे लोगों का? तो वही है, कुछ ना कुछ आउटसोर्स है कि चलो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सेब पे ही डिपेंड नहीं है। और स्टोन फ्रूट्स भी निकलते हैं। कई बार ऐसे होता है कि स्टोन फ्रूट के टाइम पे मौसम अच्छा निकल गया तो स्टोन फ्रूट हो गया। और आपका कुछ जैसे आपकी सब्जियां है, सब्जियां भी निकालते हैं लोग, मटर, गोभी, मतलब सब कुछ लगाते हैं थोड़ा थोड़ा, चाहे अपने यूज़ के लिए हो गया। अच्छा जी। आलू यहाँ पे भी? आलू, अरे सर, आलू तो आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओ अच्छा आलू तो आलू तो रहेगी। अच्छा, ऐसा माना जाता है, जितना मुझे पता लगा, अभी मैं कर रहा था गूगल तो मुझे पता लगा कि सेब की खेती यहाँ की नेटिव खेती नहीं है, मतलब यहाँ की पुश्तैनी खेती नहीं है। सैमुअल स्टॉक एक अंग्रेज हुए जो यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे सबसे पहला सेब का पौधा लगाया था। जी बिल्कुल, उससे पहले यहाँ पे सेब नहीं होता था। सबसे पहले अगर सेब लाया है तो वो उन्होंने ही लाया है, सैमुअल स्टोक्स ने। आपको बताया था। तो उससे पहले तो वही था कि सबका मतलब अपना वही जौ, गेहूँ, जो भी था, जो भी मतलब करते हैं, मक्का, जौ, गेहूँ, मतलब अपना ही अनाज होता था। तो उसके बाद जब उन्होंने लगाया तो उसके बाद ये एप्पल की बेल्ट बन गई है, मतलब एप्पल वैली बन गई है। तो लोगों के लिए भी अच्छा हो गया कि चलो कुछ नहीं, अब पहले तो अनाज ही पैदा करते थे, अब ठीक है। तो सेब ने मतलब एक ऐसा है कि लोगों को अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल गया था। पर अभी क्या है कि जैसे आपका अब विदेशों से भी बहुत सेब आ रहा है, तो अभी उसमें शायद कुछ वो टैक्स भी कम कर दिया है। इंपोर्ट कम हाँ, हुआ है अब, इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम कर दी, फ्री हो गई अमेरिका हाँ, से। तो अब बिल्कुल, जो नया तो कॉन्ट्रैक्ट अब जैसे आप अगर ये कभी चाइना से बिल्कुल फ्री कर देंगे तो 90% सेब जो है वो चाइना में होता है, वर्ल्ड का 90%। तो ये मान के चलो कि इंडिया में तो शायद 1 पॉइंट कुछ % होता है, वो मेरे को भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो अगर चाइना से वो फ्री हो जाए तो कितना सेब अंदर आ जाएगा, तो हमारा सेब तो फिर 0 हो जाएगा। अमेरिका से जो सेब आएगा फिर उससे कॉम्पिटिट कर पाओगे आप लोग? नहीं कर पाएंगे। हमारे सेब में और उनके सेब में बहुत फ़र्क है। कैसे? वही बात है, जैसे उनके पास अर्ली वैरायटीज़ है, सेब में कलर अच्छा होगा, शाइन अच्छा होगा। तो हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या है कि दिक्कत वही है कि वहाँ पे गवर्नमेंट इतना सब कुछ दे रही है किसानों को कि उनको मतलब अगर कोई भी चीज़ डालनी है तो वो इजीली उनको मिल रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं, और वो यहाँ पे तो बहुत कॉस्टली मिल रहा है जो भी मिल रहा है। अब आप देख लीजिए, हम कोई अगर दवाई ले रहे हैं वो प्रिंट रेट पे मिलेगी, तो वो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। सब्सिडी में पहले वो कुछ हमें मतलब दवाइयाँ देते थे, तो अब तो वो कुछ नहीं रहा है। अब सब्सिडी भी खत्म हो गई और इंपोर्ट ड्यूटी भी खत्म हो गई सेब पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो मतलब ये लग रहा है कि सेब का भविष्य शायद कहीं ना कहीं खतरे में है। तो आप लोगों को जो यहाँ पे लोकल डिस्कशन होता है, बड़े बुजुर्ग या चाहे सेब बागान के जो लोग हैं आपस में बात करते हैं, तो क्या मुद्दा रहता है? क्या जब सरकार ने अभी अमेरिका से इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दी सेब के लिए, तो क्या कुछ डिस्कशन हुआ आप? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि देखो, हिमाचल छोटा सा राज्य है, ठीक है। हमारे यहाँ पे 4 सीटें जा जाती है जो विधानसभा के लिए जाती है, 4 सीटें। तो इतना यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि भाई हिमाचल वालों को कुछ दे, कुछ इनके लिए भी करे। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि इंडिया में सेब होता ही कितना है, 2% मान लो वर्ल्ड में जो भी है टोटल। मैंने आपको बताया कि 90% सेब आपका चाइना में होता है। अभी न्यूजीलैंड से भी हमारे यहाँ पे सेब आ रहा है। इन्होंने ये अभी सब कुछ ही ये ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो आपको मतलब क्वालिटी फ्रूट करना पड़ेगा तैयार। क्वालिटी फ्रूट कब तैयार होगा? जब आपको हर एक चीज़ सपोर्ट मिलेगा। हाँ, सपोर्ट मिलेगा कि कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, कि आपको सब्सिडी मिल रही है दुकानों पे, मतलब आपको दवाइयों की पे सब्सिडी है, और आप जैसे नेट्स लगा रहे हैं उसकी सब्सिडियाँ गवर्नमेंट दे रही है, पर 3 साल में 4 साल में पास हो रही है। मशीनों पे सब्सिडियाँ देती है पर 5-5 साल लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल तो है ना।
अब ये तो नहीं है कि हमें ऐसा है कि चलो आज हम कुछ परचेज कर रहे हैं, कल या परसों या विद इन मंथ या 2 मंथ की हमें रिफंड हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बंदा पैसा तो लगा रहा है, अपना पैसा तो लगा रहा है। अब उसके लिए 3-4 साल लग जाएंगे तो उस सब्सिडी का फ़ायदा क्या, कितना कवर कर लेगा बंदा। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सेब के बागान में काम नहीं करते, नेपाल से लेबर आती। नेपाल से जो लेबर है वो भी बहुत कम हो गई है, हम्म, क्योंकि क्या है कि जैसे नेपाल वाले वो अब चाइना जा रहे हैं या कहीं और कंट्री में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको मतलब अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी सैलरी मिली, उनको मशीनें भी मिलती होंगी बिल्कुल काम जी, करने बिल्कुल, के लिए ना। बिल्कुल। यहाँ पे तो मतलब वही है कि कोई मजबूरी का आ रहा है कि जैसे वीज़ा नहीं है इंडिया के लिए, वीज़ा फ्री है, तो इस करके आ रहे हैं। अच्छा, तो इनकी क्या लेबर की कॉस्ट में क्या कुछ फ़र्क आया है पिछले 10-20 सालों में, आपको क्या लगता है? सर जब मतलब ये मान के चलिए आज से 10 साल पहले 100 रुपये होता था और आज 700 रुपये लेते हैं। अच्छा, तो अब आप ये मान लीजिए कि विद इन 10 ईयर्स में कितना लेबर चार्जेस बढ़े हैं, 100 रुपये से सीधा 700 रुपये। और आपका जो सेब है, सेब पहले भी यही रेट बिकता था और आज भी वही रेट बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब किसान को तो कुछ नहीं बन रहा है। किसान तो मतलब ये है कि चलो उसको ऐसा है कि वो किस्तों में पैसा लगा रहा है, कहीं खाद में चलो आज 10,000 लगा लिए, 20,000 लगा लिए, कहीं लेबर्स को दे के किस्तों में पैसा दे रहा है, बाद में उसको वो रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न उसको वही हो रहा है जो उसने पूरी साल लगाया। थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट मान के चलो कि 10-20% प्रॉफिट भी निकल गया। सर देखिए अभी क्या है कि मैक्सिमम लोग क्या है कि रनिंग मार्केट में सेब नहीं दे रहे, तो कुछ लोगों ने ये मान के चलिए 30% या 40% सेब अभी भी स्टोर में है। तो लोगों को अभी एहसास हो गया कि जो बाहर का सेब आ रहा है वो उस भाव में नहीं बिक रहा है जिसमें बिकना चाहिए था, उनको वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है सेब का सीज़न, अभी एक चीज़ और है सेब के सीज़न में कि जो हम सेब बेच रहे हैं उसके पैसे हमें तुरंत नहीं मिलते, वो ये मान के चलिए 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ तक लग जाते हैं। कौन ये 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ तक आपके पैसे रोक कर? देखिए जैसे हम मंडी में सेब ले गए, मंडी में जो जिसको हम दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारी पेमेंट, हाँ जी आरती, वो हमारी पेमेंट रोकेगा। ठीक है, वो पेमेंट अब अपने हिसाब से देगा, उसमें 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ 7 मंथ इवन की एक साल लग रहा है। दिक्कत एक नहीं है सेब में एक नहीं 18 प्रॉब्लम हो गई है। आप पहले तो सेब को पैदा करो, उगाओ, ठीक है जी, उसके बाद फिर आप मौसम की मार है उससे बचाओ, फिर उसके बाद आप उसको बेचने ले जाओ, फिर बेचने के बाद फिर आड़तियों को देखो कि ये पैसा कब देगा। प्रॉब्लम्स एक नहीं है 18 है। अब APMC बनी हुई है यहाँ पे, अब बोलते कि जी हम तुरंत भुगतान करवाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है मैक्सिमम। और कुछ लोग क्या है कि आड़ती भाग जाते हैं, लोगों का बहुत लोगों का ऐसा पैसा है जो फंसा हुआ है आड़तियों के पास, कि जो मतलब ऐसा है कि आड़ती भाग गया जी अब पकड़ लो। अगर आड़ती को जेल हो भी गई तो क्या होगा, अब उसके पास अगर है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा। आड़ती के पास पैसा क्यों नहीं जब आपसे सेब ले लिया तो उसने? कुछ लोगों के लदानी भाग जाते हैं, जो आपका जो सेब ले रहा है, मैं आड़ती को दे रहा हूँ, आड़ती के पास जैसे ये भाई साहब है ये उनसे ले रहे हैं, इन्होंने मना कर दिया आड़ती को कि मैं नहीं ले रहा भाई सेब, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। अब आड़ती भी अपनी जेब से कहाँ से देगा? आड़ती के पास सेब तो है, उसकी जिम्मेदारी, उसने खरीदा है ना। सर देखिए आड़ती का क्या है, आड़ती का काम है यहाँ से खरीदना है, यहाँ देना है। मैंने इधर से लिया और इधर दे दिया, तो उसके लिए प्रॉफिट लेता है ना आड़ती? नहीं, प्रॉफिट तो लेता है वो अपनी परसेंटेज ले रहा है, ठीक है, पर वो क्या है कि काम है उधार वाला, कि मैं माल दे रहा हूँ बंदे को कि ठीक है मैंने इनको दे दिया, करोड़ों का माल दे दिया, बाद में भाई साहब ने बोल दिया मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? सेब लेके इन्होंने बोल दिया कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है, उसने बेच भी दिया वहाँ पे, वो कुछ है ही नहीं। हाँ, अब कुछ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? हम तो आड़ती को पकड़ेंगे, आड़ती बोलेगा मेरे हाथ खड़े हैं जी, अगले सीजन में कर दूंगा। तो अंकेश जी आपका सेब का बागान है कोई? हाँ जी मेरे अपने ऑर्चर्ड है। तो सेब के बागान में फ़िलहाल की खेतियों में क्या दिक्कत आपको आ रही है? सर दिक्कत तो बहुत सही है, क्लाइमेट की सबसे मेन दिक्कत है, और आपकी सबसे मेन तो आगे मार्केटिंग की दिक्कत होती है। आड़ती सेब ले लेता पैसे नहीं देता, सबसे मेन चीज़ तो वो है। अब यहाँ से आपको अगर हम एक बॉक्स की बात करें तो एक बॉक्स हमें कम से कम 700 से 800 रुपये पर बॉक्स पे खर्चा आता है, तो आगे मार्केट में हार्डली रेट मिलता है हमारे को, कई बार 700-800 ही मिलता है, तो उसमें कुछ भी हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं है। सबसे तो जब हम सेब बेचते हैं आगे से अगर पेमेंट ही नहीं आई तो पूरी स्टैंड रह जाती है। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ इम्प्लीमेंट करेगी, पेमेंट सेम डे हो जाए, वो तो और भी बेटर है। और थोड़ा सा रेट में भी अगर रेट भी अगर हाई रहे
तो हम लोगों को भी प्रॉफिट होगा, नहीं तो इसी में ही हमारा तो बस ये है कि एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है। आपको लगता है अब रेट हाइक हो सकता है? रेट हाई तो हो सकते हैं सर, ये तो सारा इंपोर्ट पे है ना। अगर आप इंपोर्ट को थोड़ा सा, जो बाहर से सेब आ रहा है, अगर उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल करें तो हमारा सेब अच्छा बिकेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो फिलहाल बिल्कुल इसके उल्टी रही है। अमेरिका से ट्रेड फ्री एग्रीमेंट हुआ है अभी, जिसमें सेब पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। यही तो सबसे मेन दिक्कत है। अब आपका यहाँ से कम 20 से 25 कंट्री से बाहर से सेब आता है, वो जब मार्केट पे आता है तो आपका जितने में हमारा सी स्टोर्स में सेब बाहर निकलता है वो सारा स्टोर पिटता है। अब वहाँ से सेब आता है, जब उन पे इंपोर्ट ड्यूटी ही नहीं है तो वो नॉर्मली अगर 100 रुपये पर केजी भी बेचते हैं ना तो उनको उसमें भी प्रॉफिट है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास। सबसे मेन चीज़ हमारी तो क्लाइमेट की वजह से एक तो सेब लगना टफ़ हो गया है, क्योंकि आपको भी दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्नोफॉल लेट हो रही है। तो जब मॉइस्चर कंटेंट ही नहीं रहेगा तो एप्पल कहाँ से लगेगा। इस साल का वेदर कैसा रहा, आपको क्या लगता है? इस साल का वेदर भी बहुत ड्राई गया है। मोस्टली सिर्फ सिंपल एक बार स्नोफॉल हुआ है, इसका भी कोई पता नहीं लगा। अब लास्ट टाइम रेनफॉल हुआ था आपका अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद अभी 23 जन को स्नोफॉल हुआ है, उसका तो कोई पता नहीं लगा कहाँ गया। उसके बाद से कोई भी वो नहीं है, कोई बारिश नहीं हुई, कोई बर्फ़ नहीं आई है। तो आप देख लो कितना ड्राई स्पेल जा रहा है। तो अभी हमें तो मोस्टली तो यही है कि वाटर क्राइसिस भी बहुत हो जाएंगी इस वजह से, और अगर आपके पास ये नमी नहीं रहेगी तो खेती बाड़ी करना बहुत टफ हो जाएगा। तो बाकी तो यही चाह रहे हैं हम लोग भी, थोड़ा एक वाटर पे अगर कुछ गवर्नमेंट हेल्प करे कि फार्मर्स के लिए वाटर टैंक्स एंड जो भी स्कीम्स आती है उस पर थोड़ा हेल्प करे। और तो सबसे मेन चीज़ है, अगर आप एप्पल्स और जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स लगती है, जैसे हो गया आपकी मटर हो गए, गोभियाँ, जो भी वेजिटेबल उगाता है फार्मर, अगर उसमें अच्छे रेट्स मिल जाए तो फार्मर को थोड़ा हेल्प मिल जाती है। फिर वो सोर्सेज अपने उठाना शुरू कर देता है, किसी न किसी तरीके से कोई पानी लिफ्ट कराता है, कोई कहीं से स्टोर करके और आप अपने खेतों में लगाते हैं। तो अब हमारे पास अगर वाटर ही नहीं होगा तो फिर आप खेती बाड़ी करना तो बहुत टफ। पानी की दिक्कत है क्या यहाँ पे? हाँ, काफ़ी ज़्यादा है। आपको खुद देख रहे हैं ड्राई स्पेल कितना जा रहा है। 4 महीनों से बारिश नहीं हुई है, सिर्फ एक स्नोफॉल से कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी स्नोफॉल हुई, अगर प्रॉपर स्नोफॉल हुई होती तो भी शायद वाटर सोर्सेज भरे रहते। तो बारिश से कैसे यहाँ पे पानी मिलता है आपको? फिर ग्राउंड लेवल का वाटर जब आपका राइज अप होगा तो आपके वाटर सोर्सेज हैं वो भरे रहेंगे। जब वाटर सोर्सेज भरे रहेंगे तो आप खेतों में पानी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड से वाटर निकालने में भी दिक्कत है क्या? एक्चुअली यहाँ पे एक तो हम लोग डिगिंग नहीं करते, जैसे पंप्स वगैरह लगते हैं। हाँ। यहाँ पंप्स नहीं लगवाते लोग। पंप्स इसलिए नहीं लगवाते क्योंकि यहाँ पे स्लोप की सारी ज़मीन सारी स्लोप पे है। अगर एक जगह पे कहीं डिगिंग करेंगे तो सारी जगह का पानी एक जगह आएगा, तो वहाँ से अगर कोई उठाएगा तो आपस में एक दूसरे के पास पानी बहुत मुश्किल से मिलेगा। और गवर्नमेंट क्या करे तो इससे यहाँ पे इस चीज़ की मतलब आपके पानी की दिक्कत ठीक हो जाएगी? वाटर टैंक्स बनवाएं, पानी को अपलिफ्ट करें। जो नालों में जो पानी एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है, जो बह रहा है, उसको कहीं पे सोर्स बनाए, टैंक्स बनाए, उसको पंप करके लिफ्ट करवाए, तो उससे हेल्प मिल सकती है फार्मर्स को। जैसे कि ये यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, तो क्या इस बर्फ़ को मतलब जब ये पिघलती है या इसका जो पानी होता है वो कहीं स्टोर करके नहीं काम आ सकता है? हाँ जी, ये नहीं, इतने बर्फ़ से कुछ भी नहीं होगा। तो इतनी बर्फ़ से कुछ नहीं होगा आप कह रहे हैं? नहीं सर, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो सिर्फ जस्ट 1 या 2 महीने तक ही वाटर लेवल भरे रहेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। आप अपने बचपन से लेके और अब आपकी खेती में और यहाँ के टूरिज़्म में, दोनों चीज़ों में आप बताओ क्या बदलाव आपको देखने को मिलता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी? पॉजिटिव तो ये है सर, देखो टूरिस्ट तो आ रहा है, टूरिस्ट तो आ रहा है, पर धीरे धीरे ये भी कम होता रह रहा है। ठीक है, अब खेती बाड़ी में तो ये देखो कि पहले प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, अब वो कम हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट की वजह से बोल सकते हैं, आप वाटर सोर्सेज की वजह से भी बोल सकते हैं। तो बेसिक 3-4 चीज़ों में 3-4 पॉइंट्स में आप बताइए कि क्या ज़रूरत है हिमाचल के किसानों की, खास तौर पे जो सेब की खेती करते हैं। हिमाचल के किसानों के लिए सबसे मेन चीज़ तो आपकी एक तो हो गया वाटर सोर्सेज, जो आपको मैंने पहले बता दिया है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको मार्केट यार्ड में अगर फार्मर्स को उनके मनचाहे रेट ना मिले तो उसमें भी उनको बहुत लॉस है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ तो पेमेंट ही नहीं हो पा रही।
लोग दुखी है इस चीज़ से। अब आज अपना पूरी साल की इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको अपना पैसा ना मिले तो उसमें तो सभी को बहुत दुख होगा। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कोई पॉलिसीज़ ऐसी लाए कि कम से कम हमें पेमेंट तो प्रॉपर्ली टाइमली मिले, ताकि हम अपने अगले जो आने वाला जो वक्त है या अगला जो भी हम काम करना चाहते हैं उस चीज़ को नॉर्मली आगे निकाल सके। तो अब बाकी तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है क्या गवर्नमेंट चाहती है। वाटर सोर्सेज को बढ़ाए, टूरिस्ट को अगर जितना ज़्यादा टूरिस्ट आएगा उतने हमारा इनकम सोर्सेज और ज़्यादा जनरेट होंगे। अब सर्दियों में बात है अगर जैसे वाटर नहीं होता, यहाँ पे फ्रीज़ हो जाता है, तो होटल्स मैक्सिमम होटल्स पे टूरिस्ट आता है, उनको पानी ही नहीं मिलेगा तो वो क्यों रुकेंगे यहाँ पे, स्टे क्यों करेंगे वो। और अच्छा, ये जो आपसे मंडी में जो ले लेते हैं आपका कल्टीवेशन और उसके बाद पैसे नहीं मिलते, तो इसके लिए कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं है जहाँ पे आप जाके बोल सको कि मेरे को इस तरीके की दिक्कत आ रही है, मेरा कल्टीवेशन ले लिया गया और अभी तक मेरे को उसके पैसे नहीं मिले? कोई अथॉरिटी नहीं है, या फिर अथॉरिटी है आपको उस तरफ से जवाब नहीं मिल पाता है ठीक से? अब उस तरफ से एक तो जवाब नहीं मिल पाता सब प्रॉपर्ली है। अगर मिलेगा भी तो आप पहले कोर्ट पे जाके केस लड़ो। इतना अगर फार्मर उसी में ही बिजी रहेगा, वो कोर्ट में केस लड़ता रहेगा ना, उस पर पैसे खर्चता रहेगा, तो फिर फ़ायदा ही क्या है। हमें तो अपना पैसा, अगर माल हम दे रहे हैं तो पेमेंट अगर हमें ना मिले तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं। आपके बचपन में नारकंडा कैसा था और अब कैसा है, उसमें क्या बदलाव आ गया आपके बचपन से लेके अभी तक? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और होटल्स आ गए, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ड्यू टू टूरिज़्म। और पहले स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती थी, अब बहुत कम हो रही है। लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत ही कम स्नोफॉल हुआ है। लास्ट ईयर थोड़ी सी हो भी गई थी, बट इस साल भी कम हुआ है। उससे 2-3 साल पहले तो और भी कुछ भी नहीं होता, स्नोफॉल देखने के लिए। तो अगर थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग में भी थोड़ा हेल्प हो जाए कहीं से भी, बाकी उसी और तो कुछ ऐसा है। लास्ट ईयर अगर स्नो पड़ी थी तो उसके बाद भी तो क्लाउड बर्स्ट हुए थे, तो कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं होगा आपको उस हिसाब से? देखिए, क्लाउड बर्स्ट तो एक अलग सी बात है। वो तो आपका मानसून में ही होते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे इतने क्लाउड बर्स्ट नहीं होते, कुल्लू मनाली साइड ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट होते हैं। तो उससे यहाँ पे इतना इम्पैक्ट तो नहीं हुआ लास्ट ईयर, बट उससे 2003 में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था यहाँ पे। कुछ यहाँ कुमारसैन साइड लास्ट ईयर भी हुआ था, जहाँ पे स्लाइड्स हुए, मकान गिरे हैं लोगों के, शेल्टर्स नहीं रहे हैं, घर से बेघर हुए लोग। तो इस पे भी अब गवर्नमेंट इतना कुछ हेल्प नहीं कर रही है कि लोगों को घर से या उनके लिए घर शेल्टर्स बनवाएं। लोग किराए पे घरों पे रह रहे हैं अपना आशियाना छोड़ के। तो इस पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ नेचर खिलवाड़ तो कर ही रहा है। अगर हम उसके साथ भी हम भी कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट उसके लिए पॉलिसीज़ लेके आए। बाकी ऐसा तो बाकी उनको वो हाई अथॉरिटीज़ में बहुत से लोग बैठे हैं जिन पे ज़्यादा हमारे ज़्यादा नॉलेज है, वो अगर कोई इम्प्लीमेंट लेके आते हैं तो शायद बेटर रहेगा हमारे लिए। जहाँ पे कोई सर्वे वगैरह होता है किसानों को लेके कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट की ऐसी कोई ग्राउंड लेवल पॉलिसी है जो आप लोगों को खेती में थोड़ा हेल्प कर सके? देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती है, बट इतनी ही जो सबसे मेन चीज़ तो जो एप्पल ऑर्चर्ड के लिए पॉलिसीज़ है वो तो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट से लेके आ रही है। अभी जो आपके रूट स्टॉक्स आ रहे हैं इसके लिए गवर्नमेंट थोड़ी बहुत ही पॉलिसीज़ निकाल रहा है, बट हम लोग इतने कैपेबल नहीं है कि हर एक छोटा किसान रूट स्टॉक को अफोर्ड कर सके। जब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास वाटर ही नहीं है तो रूट स्टॉक हो ही नहीं पाएगा। सबसे मेन चीज़ तो पानी है ना, अगर पानी ही नहीं है तो खेती बाड़ी कहाँ से? अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे आते हैं लोग हैतू पीक सबसे ज़्यादा, राइट? या हैतू पीक के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें जो टूरिस्ट यहाँ पे आके कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं? उसको हिमाचल को देखने के लिए, इस एरिया को देखने के लिए उस जगह जाना चाहिए जहाँ पे आप यहाँ के कल्चर को भी देख ले, यहाँ के लोगों से भी ठीक से इंटरेक्ट कर ले, जान ले कि हिमाचल क्या है, तो वो कहाँ जाना चाहिए उसको? देखिए, हिमाचल में बहुत सी जगह है ऐसी। यहाँ नारकंडा में भी बहुत सी जगह है, बट एक नॉर्मली सबका यही हो गया कि गाड़ी से जाना, गाड़ी से जाना ही लोग प्रेफर कर रहे हैं। हाटू पे गाड़ी जाती है तो इसलिए हाटू सभी जाना प्रेफर कर। यहाँ पे आपके पास फॉरेस्ट में इतनी सारी जगह है, अगर ट्रैकिंग करके जाओ तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल नेचर्स है। आप देख सकते हो, देवदार के ट्रीज़ है, पाइन्स के ट्रीज़ है, आप वहाँ जाओ, देखो उसके अंदर क्या क्या है, कितने आपके ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख सकते हैं आप। तो वो अगर गवर्नमेंट भी उसके लिए थोड़ा सा हेल्प करे कि ये थोड़ा सा ट्रेल से बना दे इसके फॉरेस्ट में,
तो टूरिस्ट वहाँ जाना प्रेफर करेगा। अब आप देखें समर्स में बहुत टूरिस्ट आता है यहाँ पे, तो अगर गर्मियों में जब इसलिए आता है ताकि वो थोड़ी ठंडी हवाएं लेना चाहता है, नेचर को देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है। तो अगर आप फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट में कितनी ब्यूटीफुल जगह है। ऐसा नहीं है यहाँ पे एक हाटू ही नहीं है, जहाँ पर बहुत जगह है। आगे हाटू से आगे जौबाग है, इस साइड सरा है, आगे ऊपर को काफ़ी ज़्यादा इसमें 2-3 जगह हैं, वो बहुत अच्छी है देखने के लिए। आप वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। अगर वही है कि अगर कुछ इम्प्लीमेंट्स फॉरेस्ट भी करता है ना, अब देखो फॉरेस्ट के पास बहुत सी अथॉरिटीज़ होती है कि आप उसमें अंदर जाके ट्रेल्स बनाओ, रास्ते बनाओ लोगों के लिए। कोई साइकिलिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स साइकिल पे आते हैं, वो अंदर जाके फॉरेस्ट में जाते हैं, वो लोग ही किसी न किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। अब टूरिस्ट आएगा एक बर्फ़ के लिए ही नहीं आता, उन्होंने और भी कुछ देखना होता है। तो ये है, अगर कुछ इस पे हो सके तो शायद। मान लो आपका भी तो मन करता होगा कभी कभी घूमने का, इसी नेचर में जहाँ पे आप रहते हो। आप खुद कहाँ जाते हो? देखिए सर, हम लोग तो ऐसा करते हैं, ट्रैकिंग्स पे चले जाते हैं। लोकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे अब अपना ग्रुप्स होता है तो रात को ट्रैकिंग के लिए आते हैं, कैंपिंग करते हैं। हाँ, नाइट में क्या दिक्कत है, आप जाओ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई लेपर्ड्स नहीं आते, इतना कुछ होता नहीं है। हर चीज़ नेचर के हिसाब से होती है। अगर आप उसको देखो, हम लोग भी ये नहीं चाहते कि फॉरेस्ट में जाके जंगली जानवरों को छेड़े या वहाँ जाके पार्टीज़ करे, वो तो गलत है थोड़ा। बट आप जाके नेचर्स को देखो। हम लोग छोटी छोटी जगह पे जाते हैं, यहाँ पे कितने सारे ट्रैक्स है। आपके मुराल डंडा ट्रैक है एक, ठीक है। वैसे तो श्रीगंज ट्रैक भी है, वो तो लोग जाते हैं, गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ वो भी करता है, आगे लंगर लगाता है, जो भी उसकी अथॉरिटी से जैसे जाते हैं, तो वो श्रद्धा की वजह से कहीं ना कहीं जाते हैं। तो बहुत सारे ट्रैक्स है। अगर आओगे आप जंगल में जाओ, कांटेक्ट करो लोकल्स के साथ, आप देखो वहाँ पे जाके कितने अंदर जाके फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें मिलती है। लोकल्स के साथ बंदा इंटरेक्ट करने में हेजिटेट इस वजह से करता है कि वो सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिस्ट को देखते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं सर, ये ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं देखता। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका उस टाइम पीक सीजन चला, जैसे आज का हमारा स्नोफॉल होता है, उस टाइम हमारा बिजनेस है, इसी वजह से अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो वो फिर तो वो बिजनेस है, ठीक है, उस टाइम नहीं है। बट आपको ये भी तो देखो ना, अगर आप उसके साथ प्रॉपरली ही कुछ लेके चलेंगे ना, मतलब उसके साथ आप इंटरेक्ट होके बेटर बातचीत करके अच्छा देखेंगे नेचर को, वो अच्छा दिखा पाएगा। अब ये तो नहीं है, पैसा तो खर्चना पड़ेगा। अब वो भी आ रहा है, अपनी दिहाड़ी छोड़ के आ रहा है। अगर उसकी दिहाड़ी भी निकलती है ना उस पर, तो उसमें कोई घाटा नहीं है आपको। आप नेचर भी तो देख रहे हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वेलकम। अरे